सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इजी नेट पे। आज हमारा लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। टोटल 72 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी 72 क्वेश्चंस लिया है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज मैं ये क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा। पीडीएफ पर इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा। आज नहीं, कल आपको ये क्वेश्चंस फिर से लगाना है और देखना है कितना सही हो रहा है, कितना गलत है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये करना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is a correct statement? Scientific name of leopard is Panthera leo। ये तो गलत हो गया। पारडस होता है, पैंथेरा लियो लायन का है। साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा पारडस, नहीं, ये तो लेपर्ड का होता है। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट दे बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। चलिए देखते हैं ये भी। फेलिस इंक्लूड्स डॉग्स, नहीं, फेलिस कैट्स का होता है। कैनिडी डॉग्स का है। अब इसे कैसे याद रखें? देखिए, जो कैट होता है ना, उसे फिश खाना बहुत ही अच्छा लगता है, फिश। तो इस एप से आप कैट के लिए फेलिस याद रखना और डॉग्स के लिए तो कैनिडी। सो हम लोगों का आंसर हो जाता है सी। ठीक है बच्चों, 98 का आंसर हो जाता है सी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये तो मैंने कल आपको लिखा दिया था। इसका आंसर कैरोलस लिनियस होगा। अर्नेस्ट मेयर नहीं, अर्नेस्ट मेयर को याद रखना, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किया जाता है। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, सी होगा, 40 का सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, रुकिए, ये हो गया। चलिए, हु इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये तो मैंने पहली क्वेश्चन में ही बता दिया, अर्नेस्ट मेयर होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये मैंने कल ही आपको कराया था कि स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड किन को किया जाता है। लार्ज बर्ड्स, एनिमल्स, ये दोनों तो है ही। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्मॉल लिजर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है। अगर ये दो आंसर हो रहा है, इसको आपको अगर नहीं भी मालूम और ऑल ऑफ द अबव है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव ही ना होगा। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं नीट के, वो सिंगल करेक्ट टाइप होते हैं, इसीलिए तीनों तो आंसर नहीं होगा, फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मैं आपको जिस तरह से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मेरे स्टाइल को देखना क्वेश्चन करने के, उसे फॉलो करना, आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी बड़ा कर लेते हैं। 72 हमारा क्वेश्चन आ गया है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। डुप्लेट नहीं, कि डुप्लेक्स नहीं कहते हैं बच्चों, ये याद रखना, डुप्लेक्स नहीं होगा। नॉन ऑफ द अबव का आंसर नहीं होगा। और ये क्या है, ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं। डाइमर नहीं, डाइमर नहीं होगा। डाइमर के जैसा कोई भी, यह कल हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, तो नहीं होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा देखते हैं। हमारे पास अभी क्वेश्चंस आ गया है 74 का। 74 का क्वेश्चन का हमको क्या कहता है, देखिए चले। फ्लोरा contains actual account of habitat and distribution of animals in a particular area, plants in a particular area, both plants and animals in a particular area, none of the above। तो इसका जो आंसर है वो होगा प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया।
एनिमल्स के बारे में फ्लोरा को नहीं किया जाता है। ये देखिए फ्लोरा का जो एफ है और फ्लावर का जो एफ है, फ्लोरा और फ्लावर, इन दोनों का जो एफ है, फ्लोरा का, फ्लावर का एफ और फ्लोरा का एफ, ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं फ्लोरा का जो है वो फ्लावर के लिए होगा, ठीक है, यानी कि प्लांट्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है 86। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा है? हमने अगले दिन क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और सेलुलरिटी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। देखते हैं क्या दिया है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब तो सेलुलरिटी हो गया, और कॉन्शियसनेस, यानी कि ये दोनों ही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर ये होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 83। सिंगल हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा काजीरंगा। ये तो आपने नीचू क्लास से ही पढ़ा होगा, काजीरंगा राइनोसोरस के लिए फेमस है, पढ़ा ही होगा आप लोग। ये एनसीईआरटी पे नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, आप याद रख लेना। अगर ज़रूरत पड़े कभी आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस मैंने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 80। चलिए देखते हैं। टाइगर, डॉग, कैट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में टाइगर, कैट और डॉग को रखा जाता है? प्राइमेटा, कार्निवोरा, मैमेलिया, कॉर्डाटा। ऑर्डर कहा है हमसे, जो टाइगर है, डॉग है, कैट है, उसको हम कार्निवोरा पे रखते हैं। मैमेलिया तो नहीं होगा, इंसान के लिए हो जाता है। प्राइमेटा, ये ऑर्डर है इंसान के लिए। मैमेलिया इसका आंसर जो है वो कार्निवोरा होगा। कॉर्डाटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, मैमेलिया भी नहीं होगा, प्राइमेटा भी नहीं होगा, इसका आंसर कार्निवोरा है। और ये एनसीईआरटी पे गिवन है, एनसीईआरटी की है क्वेश्चन है ये। थोड़ा मुझे हिंदी बोलने में अभी भी दिक्कत है, सॉरी इसीलिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर है 92, और ये स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस इस साल नीट 2022 में ज़्यादा देखने को मिले थे, इसीलिए मैंने ये टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़े लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर है 92 हमारे पास। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज नोन एज जीनस। पहले तो पढ़ लेते हैं सारे। एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम यानी कि नीचे से ऊपर, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। सेम तो नहीं होता, डिक्रीज होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। एज वी ग्रो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज यानी कि ऊपर से नीचे, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस नहीं, अगर नीचे से ऊपर जाने पर अगर डिक्रीज होता है तो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम यानी कि नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस, हाँ ये सही है। अब इसे देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंटेन्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज नोन एज जीनस। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैंने आज खूब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और देखिए मैंने जो पढ़ा है उसी के अंदर से सब है, सब क्वेश्चंस मेरे नोट्स में से कॉमन है, ये आप लोग देख लीजिए। देखते हैं क्या कहते हैं इनकरेक्ट। पहले तो ये इससे मार्क कर लीजिए ताकि आपको गलती नहीं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट।
पूछा है करेक्ट, वो खोजने लग जाते हैं इनकरेक्ट, पूछा है इनकरेक्ट, वो खोजते हैं करेक्ट कौन सा है। तो पहले इसे इस तरह से मार्क कर लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। हर्बेरिया serves एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये तो सही बात है, मैंने ये लिखा भी था कल नोट्स में। बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस टू ऑफ डेड एंड लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। नहीं, डेड चीज़ बोटानिकल गार्डन में कलेक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होता है वो ये होता है। मैंने यहाँ पर ही क्यों मार्क कर दिया, चलो साफ कर देते हैं। हमारा जो आंसर होता है वो ये होता है। चलिए बाकी की भी थोड़े देख लेते हैं। ये ऑप्शन को पहले क्लियर, ये क्या है, चलो इन ऑप्शंस को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये क्या हो रहा है बार बार, रुक जाओ, चलो ये ठीक नहीं होगा। प्लांट्स इन बोटानिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट देयर बोटानिकल नेम एंड फैमिली नेम। ये तो करेक्ट है, बोटानिकल नेम और फैमिली नेम भी रहता है। मैंने बार बार टिक कर दे रहा हूँ, इसको होता है। अच्छा, म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ये तो सही बात है, ये भी मैंने लिखा था कल नोट्स पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस नंबर है 95। देखते हैं क्या कहता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कहते हैं देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लग रहा है कि क्योंकि करेक्ट पूछा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ये तो इनकरेक्ट होगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, तो फिर हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, सभी में नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन पे सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, तो फिर ये भी गलत हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि हमने कहा म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होते। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं इसे देखकर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 68। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा कलेक्शन म्यूजियम पे रहता है। देखिए म्यूजियम पे क्या रहता है, प्लांट और एनिमल रहता है, लेकिन वो सारे डेड होते हैं। प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा देखते हैं। मैन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या दिया है यहाँ पर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए, ऊपर खींच लेते हैं। हाँ, ऑप्शन है मस्किडी, होमिनिडी, मैमेलिया, प्राइमेटा। जो ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन जो होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेटा होता है, ठीक है। मस्किडी जो है वो हाउस फ्लाई का फैमिली है, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका, और उसका जो फैमिली होता है वो मस्किडी होता है। और जो ह्यूमन है उसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, और उसका जो फैमिली है वो होता है होमिनिडी, ठीक है। ये याद रखना, ये जो मैंने कहा है ये याद रखना। और ये जो है मैं यानी कि हाउस फ्लाई जो है उसका जो क्लास होता है वो होता है इंसेक्टा, ठीक है, वो भी याद रखना। ये टेबल एनसीईआरटी पे गिवन है, इसको अच्छे से एनसीईआरटी के वो टेबल को अच्छे से रट लेना, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप चाहे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन चीज़ें आपको याद करना है, सिर्फ वही करना। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट पे बता देना मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और तो इसका आंसर जो होता है वो होता है होमिनिडी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन हमको। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 99, और देखते हैं क्या है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या पूछा है हमसे, इनकरेक्ट। द हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम, ये तो सही बात है, हाईएस्ट कैटेगरी है, सही बात है। द लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज, सही बात है, क्योंकि हम स्पीसीज से तो किंगडम की तरफ जाते हैं ना। लोअर द टैक्सा, more the common characteristics that the members within the taxon share. Lower the taxa, more the characteristics. स्पीसीज यानी कि अगर हम इसे लोअर ले लें तो स्पीसीज में तो किंगडम के तुलना में ज़्यादा ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है, लेकिन स्पीसीज में यानी कि लोअर जो है उसमें तो ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो यही भी सही है। तो गलत बचा रहा है ये, तो यही आंसर होगा हमारा। फिर भी देख लेते हैं, हायर द टैक्स मोर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर नहीं होगा, लेस होगा यहाँ पर, तो यही आंसर हो जाते हैं। तो हम फिर से ओपन कर लेते हैं अपना, यह ओपन हो जा, ये नहीं, हम ओपन कर लेते हैं अपना पीडीएफ। कौन सा पीडीएफ था यार, यही तो था लगता है, देखते हैं, यही था। 15 तक हो गया, ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, 15 क्वेश्चंस। हाँ 15 हो गया, यानी कि 30 तक हो गया, 31 से अब करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं और चलिए करते हैं। Which of the following represents the family of mango? मैंगो का जो फैमिली है वो कौन सा है? मैंगो का जो फैमिली होता है, ऑप्शन क्या है, पोएसी, ये तो व्हीट का हो गया। आर्किनेडी ये होगा मैंगो का, ये आंसर होगा। पोएल्स, पी से जो भी होगा, पी से जो भी होगा वो व्हीट्स के लिए होगा, ये याद रखना। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, पी से जो भी रहेगा वो व्हीट के लिए होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, ये क्या आ गया, चलिए देखते हो, फिर गड़बड़ हो रहा है। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द जीनस, पोटैटो और ब्रिंजल जो कौन सा जीनस से बिलोंग करते हैं? सोलेनम, ये तो इजी है क्योंकि मैंने पढ़ाया था। पोटैटो जो है सोलेनम ट्यूबर्स में होता है। पोटैटो जो है जो बायोलॉजिकल होता है उसका पहला जो होता है वो जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है, तो सोलेनम ट्यूबर्स में, तो सोलेनम आंसर हो गया, ठीक है। देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंगीफेरा जो है वो तो जीनस हो गया मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बड़ा करते हैं। ICBN स्टैंड फॉर, मैंने ये भी आपको लिखाया था कल नोट्स पे, ICBN और ICZN कोड फॉर कोड ऑफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ये तो नहीं होगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजी बोटानिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए अब यहाँ पर जो है वो आ गया है बोटानिकल और बायोलॉजिकल। अब ये क्या होगा, कन्फ्यूज मत होना, आंसर जो होगा बोटानिकल होगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम आज रॉन्गली लिटन, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि जो रूल्स है वो आपको प्रैक्टिस हो जाए दोबारा। ट्रिट्रिकम एसेटिवम ये व्हीट का है। फेलिस ये कैट का है। एपिस इंडिका ये बीज का है। मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का है।
तो आप याद रखना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये जो है ये व्हीट का है, फेलिस जो है ये कैट का होगा, एपिस इंडिका जो है वो हनी बीज का होगा, और जो मैंगीफेरा इंडिका है वो मैंगो का होगा। ठीक है, याद रखना ये। आप रॉन्गली कौन सा है, मैंने इनकरेक्ट कौन सा है? मैंगीफेरा इंडिका, इसका एम और आई दोनों कैपिटल है, ये आई स्मॉल पे होना चाहिए, इसीलिए ये गलत है। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, इसमें तो गलत कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी देख लेते हैं। एपिस इंडिका तो मुझे सही लग रहा है। सही तो पूछा, गलत पूछा था ना, गलत पूछा। देखा, मैंने भी गलती कर दिया। गलत तो यही है ना, ये जो है ये तो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि यहाँ पर ये इटैलिक में नहीं लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में अगर इटैलिक में नहीं है तो ये मत सोच लेना कि वो बोनस क्वेश्चन है, आंसर करके आना। ठीक है, चलिए ध्यान रखना हो, मैंने भी गलती कर दिया, रॉन्ग है या करेक्ट है, कौन सा पूछा है वो ध्यान रखना। बड़ा हो जा। अच्छा, क्या पूछा है? 40, हमारा क्वेश्चन नंबर है 48, और क्या पूछा है देखते हैं। पेटूनिया क्या है? स्पीसीज है, सब जीनस है, सब स्पीसीज है, या जीनस है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जीनस। ये एनसीईआरटी पे गिवन है। पहले तो एनसीईआरटी में स्पीसीज के बारे में दिया हुआ है और फिर जीनस के बारे में दिया हुआ है। जीनस पे वो ब्रिंजल और पोटैटो दोनों ही, वो भी एग्जाम्पल वहाँ पर है, और ये जो है ये भी वहाँ पर ही है, आप चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर जीनस होगा। इसको, ये जो एग्जाम्पल्स है इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग पढ़ लेना थॉरोली, इससे आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और क्वेश्चंस जब आपको दिखेंगे तो आपके माइंड पर वो क्लिक करेगा। ठीक है, और मेरे नोट्स पे हर चीज़ है, अच्छे से नोट्स को पढ़ना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बड़ा हो जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 50। अब देखते हैं इसका क्या होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, इससे अच्छे से मार्क कर लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग, ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये तो सही है। ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज लीड, ये भी सही है। अगर पेयर पे होता तो कपलेट होता। ठीक है। Taxonomy keys are tools that help in identification based on characteristics. सही बात है। Ernest Mayr used Systema Naturae as the title of his publication. नहीं, ये गलत होगा। Carolus Linnaeus होगा, Systema Naturae Carolus Linnaeus होगा, और Systematics जो वर्ड आया था वो लैटिन से आया था, और Systema का जो लैटिन में मीनिंग है वो है Systematic Arrangement of Organisms। ठीक है, रिवाइज करा दिया मैंने। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कैरोलस लिनियस आपने ये पब्लिश किया था। द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन, मैंने ये सारे एग्जाम्पल सबको लिखा दिया था, पढ़ लेना आप अच्छे से। तो ये होगा इंग्लैंड पे। जो हावड़ा पे है वो नेशनल बोटानिकल गार्डन है, और जो लखनऊ में है वो है NBRI। ठीक है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हावड़ा पे है उसका नाम मैं भूल गया, शायद वो इंडियन बोटानिकल गार्डन है। हाँ सही है, इंडियन बोटानिकल गार्डन। और जो लखनऊ में है वो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और अमेरिका के बाद तो यहाँ पर एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक लिखी नहीं है। सो इसका जो क्यू है उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। देखते हैं ये क्वेश्चन को। Which of the taxonomic aid provides information for the identification of names of species found in particular area? मैंने कल भी आपको लिखा दिया था, और मैंने आपको शॉर्ट ट्री भी इसका याद रखने के लिए बताया था। इसका आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन क्या क्या है?
की है, कैटलॉग है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है। इसका जो आंसर होगा वो है मैनुअल। ठीक है, मोनोग्राफ है वो किसी एक टैक्सोन के बारे में बताता है की तो नहीं होगा। कैटलॉग जो है वो लिस्ट होगा। अगर आपको लिस्ट के बारे में पूछा है, किसी तरह के लिस्ट के बारे में, तो फिर कैटलॉग होगा। ठीक है, बचता है से मैनुअल, तो इसका आंसर जो है वो मैनुअल होगा। थक तो नहीं गया ना? जोश बने रहना चाहिए। ये क्या है? क्वेश्चन ही कट गया शायद, देखते हैं पता चलता है क्या। डैश बायोलॉजिकल लगता है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या पूछा है? जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जीनस एंड स्पीसीज, ये तो गलत स्टेटमेंट है। बोथ द इनिशियल लेटर्स ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर कैपिटलाइज्ड, ये भी गलत है। जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, नहीं, आगे लगता है, पहले जीनस आता है फिर स्पीसीज आता है। जीनस एंड स्पीसीज में बी द सेम, हो सकता है। टोटोनिम कहते हैं उसे हम, जैसे कि कातला का है कैटला। ठीक है, हो सकता है। इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, मुझे लगता है शायद इसे जो करेक्ट है वो पूछा था, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा ये जो है, इसका आप याद रख लेना। जो जीनस और स्पीसीज सब सेम होता है तो उसे हम टोटोनिम कहते हैं। और ये वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में भी ये आया था। वेस्ट बंगाल का जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का, उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया था, उसे हम टोटोनिम कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखना। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछे तो कैटला। ठीक है, और भी है लेकिन ये सबसे इजी है याद रखने, तो आपको एग्जाम्पल मैंने याद करा दिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, अच्छा, टू नेम्स, वन गिवन बाय जूलॉजिस्ट अदर बाय बोटनिस्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है। वन साइंटिफिक नेम consisting of a generic name and specific epithet, ये तो करेक्ट लग रहा है, देख लेते हैं फिर भी। टू नेम्स, वन फ्रेंच, नहीं, दोनों ही इटालिक होते हैं, सॉरी लैटिन होते हैं। टू नेम्स, वन साइंटिफिक अदर लोकल, ऐसा कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर जो है वो बी जाता है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो, ये तो मैंगीफेरा इंडिका है। चलिए हो गया आंसर। दूसरा देखते हैं, ये क्या आ गया, सॉरी, द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये क्या है? टैक्सोनॉमी है, सीधी सी बात है, टैक्सोनॉमी है। 36 का हमारा आंसर हो जाता है बी। अब थोड़ा सा स्पीड लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे स्पीड लेने की। Which of the following term includes the other term? देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ऐसा कौन सा इन ऑप्शंस में से टर्म है जो कि और एक टर्म को भी बताता है? तो हमने तो दो ही टर्म पढ़ा था ना, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, और जो सिस्टेमेटिक्स है वो टैक्सोनॉमी को भी बताता है प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी बताता है, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसका जो आंसर होगा वो सिस्टेमेटिक्स होगा। ठीक है, ये तो पहले से ही पता था सिस्टेमेटिक्स होगा। क्लासिफिकेशन तो नहीं होगा, नोमेनक्लेचर भी नहीं होगा, टैक्सोनॉमी भी नहीं होगा, तो पढ़ा सिर्फ है सिस्टेमेटिक्स, वही आंसर होगा। ऐसे भी अगर आप इसे क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, एलिमिनेशन मेथड, अगर आप चाहे तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये क्यों बार बार खुल जा रहा है, देखो ये आ जाए। एल्सेशियन इज ए ब्रीड ऑफ, इसे तो ई तो सबको पता है, एल्सेशियन डॉग का ब्रीड होता है। डॉग है क्या आंसर में? हाँ डॉग है, ये पहले ही है ऑप्शन में। कैट नहीं होगा, डंकी नहीं होगा, हॉर्स नहीं होगा, बचा रहता है सिर्फ डॉग और ये
बच्चों बच्चों को पता होता है कि अल्सेशियन डॉग का ब्रीड है, और वैसे भी ये एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, अब पढ़ लेना अच्छे से। देखते हैं अगली क्वेश्चन। व्हाट आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? क्या होता है? जीनस होता है, स्पीसीज होता है। दी जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, बोथ ए एंड बी। हमारा आंसर ये होगा। ये क्या है? और क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर से हमको क्वेश्चन लेना पड़ेगा। जाते हैं यहाँ पर 31 से क्वेश्चन लेना पड़ेगा। टोटल 72 क्वेश्चन है, 30 हो गए और 42 बचे हैं अभी। चलिए सारे खत्म हो गए, इनको कर लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। टेंशन करने की कोई बात नहीं, आज आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्वेश्चन नंबर, लेकिन कोई बात नहीं है। Which of the following aspects is an exclusive characteristics of living organism? Exclusive characteristics पूछा है, ठीक है। Isolated metabolic reactions occur in vitro. Increase in mass is from inside only. अच्छा, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. Precipitation of events of happening around their environmental and their memory. तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा बी। जो इंक्रीज इन मास होता है वो तो अंदर से ही होता है ना, ये तो एक्सक्लूसिव फीचर है। जो ये एक्सक्लूसिव कहाँ देखा जाता है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो उनका जो मास इंक्रीज होता है, यानी कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये जो है, जो कि हमने ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो वो तो अंदर से होता है ना, इनसाइड फ्रॉम द बॉडी होता है। तो उसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में होगा? मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वो इन विट्रो और इन विवो दोनों में होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए और बी। इन विट्रो में भी होगा, इन विवो में भी होगा, यानी कि मल्टीसेलुलर में जो है और यूनिसेलुलर में है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सभी में देखे जाता है, इसीलिए इन विट्रो और इन विवो दोनों ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोलता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। जो ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके लिए होता है? देखते हैं। एन इंक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ए डिक्रीज इन एंट्रोपी। मेरे को तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है। मेटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन। देखिए इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। एडेप्टेशन यहाँ पर कैसे आएगा? एडेप्टेशन का बात ही नहीं है। पढ़ा रहता है सेम मेटाबॉलिज्म, वही आंसर होगा। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर देखते हैं तो ये कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ही नहीं असल में, ये एलिमिनेशन मेथड का ही क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर लिया। ये क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन। Which set of the following organisms multiply by fragmentation? फ्रेगमेंटेशन में कौन कौन मल्टीप्लाई करता था? मैंने कल को आपको पढ़ाया था। जो ईस्ट और हाइड्रा होता है वो बडिंग के माध्यम से करता था। जो प्लानेरिया यानी कि फ्लैट वर्म होता है वो ट्रू रीजनरेशन के माध्यम से करता था। और जो फंगी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस है, फिलामेंटस एल्गी है, वो फ्रेगमेंटेशन से करता था। तो देखते हैं, ये देखिए फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। इसका आंसर जाता है सी। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा है। प्रेजेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल,
due to different cell in them due to their similar origin, a result of interaction among the constituent issues। देखिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्यों होगा? ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस अमोंग द कॉन्स्टिट्यूएंट इशू। जो भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहता है उसका एनवायरनमेंट का जो अदर जो इशू है, कॉन्स्टिट्यूएंट इशूज होता है जो, उसके साथ एक इंटरेक्शन होता है सभी ऑर्गेनिज्म का। आप भी जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप भी जो आपके एनवायरनमेंट के जो भी इश्यूज होते हैं उसके साथ रिलेशन करते हैं, इंटरेक्शन होता है आपका भी, होता है कि नहीं? तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का बाहर था तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो उसे याद रख लेना आप लोग, सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी देखते हैं ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 14 और मैंने आज ढेर सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लिए। इसके क्या होता है कि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर 22 साल की तरह 23 में भी क्वेश्चंस आ गया तो हम कर सकते हैं। देखते हैं क्या पूछा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सही बात है। इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द organelles result into the properties of cell organelles, इसे बाद में देखते हैं। Properties of cellular organelles are present in the molecular constituent of organelles, बाद में देखते हैं। Cellular organization of the body is the defining property of the life form, ये तो सही बात है। हमारा जो दो स्टेटमेंट हमको पहले ही पता चल गया कि ये सही है और बचे रहे दो, इन दोनों को फिर से एक बार पढ़ेंगे। Interaction among the molecular components of the organelles result into the properties of cell organelles, हाँ ये सही बात है। जो इंटरेक्शन जो होता है मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के साथ उसका जो रिजल्ट है वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये सही है। ये आप जब 12th क्लास में पढ़ेंगे या जब हम सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सही बात है। तो बचा रहा सिर्फ ये, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, गलत हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आए क्योंकि मैंने पूरा बायोलॉजी 11th 12th पढ़ रखा है, तो मुझे पता है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है और कहाँ पर कौन सा चीज़ पढ़ाना है। तो आपको ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बाद में पढ़ना है कौन सा अभी पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने जो कहा है जो क्वेश्चन में कि आपको बाद में पढ़ाऊँगा, तो वो क्वेश्चन अगर आप चाहे तो याद कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं यहाँ पर समझाने लग जाऊँगा तो फिर बहुत कुछ बोलना पड़ेगा और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हमसे देखिए। Which of the following organisms multiply by fragmentation, क्या होगा? फंगी होगा, प्रोटोनिमा मॉस होगा, फिलामेंटस सेल। मैंने जो क्वेश्चन पहले ही कराया था वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो फंगी है, फिलामेंटस सेल की है, प्रोटोनिमा मॉस नहीं है, उसकी जगह प्लानेरिया है। प्लानेरिया आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने पढ़ाया था कि ट्रू रीजनरेशन होता है, लेकिन देखिए अगर ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है और ऑल ऑफ द अबव भी क्वेश्चन में है तो आपको ऑल ऑफ द अबव भी टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। नीट के पेपर में ऐसा कोई भी बेवकूफ़ी मत करना कि जिससे आपका नंबर कट जाए। आपको सीधा देखने को मिल रहा है कि दो आंसर आपको होगा इसका और ऑल ऑफ द अबव भी है, तो आंसर वही होगा। दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आंसर में है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखने को आपको स्पीड इंक्रीज करना है आपका, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मैंने कराया था आपको और मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स होगा। चलिए
सारे लाइन एनसीईआरटी के मैंने ये क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दिया है, ठीक है, आप देख लीजिए, सारे लाइन से हो जा रहा है यहाँ पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करता है? सेल्फ रेप्लिकेशन रेगुलेशन शो करता है, करता है, करता है, करता है। इवोल्यूशन जो है वो शो करता है, करता है। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली जो है करता है, करता है। अगर आपको इवोल्यूशन नहीं भी पता होगा तो फिर भी आप ये दो देखकर ये समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। सही है, चलिए। बड़ा हो जा। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फीचर्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्यों नहीं लिया जाता? मैंने इसका जो रीज़न है कल भी आपको बताया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है तो फिर, और अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक में भी अगर कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता तो फिर भी उस प्रॉपर्टी को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं। डिफाइनिंग फीचर उनको कहते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं होगा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वो देखने को मिलता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको बताया था। वो है माउंटेन होता है, बोल्डर्स होते हैं जिनका मास इंक्रीज हो जाता है समय के साथ, और उनका ग्रोथ जो होता है रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि कभी बढ़ भी सकता है ग्रोथ कम भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन में खोज लो कहाँ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है। नॉन लिविंग थिंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ये तो नहीं भी हो सकता क्योंकि ये आउटसाइड होगा और इसका कोई लेना देना भी नहीं है यहाँ से। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, यही है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ग्रोथ के बारे में पूछा या रिप्रोडक्शन के बाद कहाँ से आएगा? तो ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What are the twin characteristics of growth? क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देख लीजिए यहाँ पर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। चलिए ये क्या है, क्या है रहा है, ये देखो फिर से इशू। अच्छा, हु इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। शायद इस क्वेश्चन को मैंने दूसरा बार ले लिया, तो इसका जो आंसर होगा वो अर्नेस्ट मेयर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस हो गया हमारे ख़त्म। अब दूसरे पीडीएफ को ओपन करने की बारी है हमारी। चलो इसमें भी 30 क्वेश्चंस है। चलो क्वेश्चन सारे ले लेते हैं। चलिए इंपोर्ट करते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ये देखो क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल लिखा था। इसका तो आप डायरेक्ट देख के ही आंसर मार सकते हो। 1.7 to 1.8 होगा, क्योंकि यही जो वैल्यू है मैंने आपको कल पढ़ाया था। क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यही होगा आंसर। और अगर यहाँ पर 5 मिलियन 7 मिलियन या 8 मिलियन ऐसा कुछ लिखा होता तो उसका आंसर 7 मिलियन होता। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में ये दिया हुआ है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग इस पूरी अर्थ में 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 1.7 to 1.8% ही अभी डिस्कवर हुए हैं। बाकी सारे बचे हैं, यानी कि सिर्फ लेस देन 22% या 22% आप कह सकते हैं सिर्फ डिस्कवर हुए हैं अभी तक। बाकी सारे डिस्कवर होने के बाकी है, वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, ठीक है। चलिए बड़ा हो जाए यार। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कहाँ से होता है? इनसाइड से होता है। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ भला? चलिए ये देखो, देख रहे हो क्या हो रहा है। ग्रोथ इज सिनोनिमस
विथ रिप्रोडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मैंने ये भी कल पढ़ाया था, यूनिसेलुलर होगा, देख ले तो यूनिसेलुलर का है, यूनिसेलुलर एल्गी है, एमीबा है, बैक्टीरिया, सभी यूनिसेलुलर है। हड़बड़ी में सिर्फ यूनिसेलुलर एल्गी टिक करके मत आ जाना, सभी यूनिसेलुलर है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ इनसाइड से होता है। प्लांट ग्रो बट अप टू सर्टेन एज। क्या पूछा था हमसे, करेक्ट पूछा था ना, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज से नहीं होता, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। सो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर ऑल ऑफ दी है तो ऑल ऑफ दी अबव कभी नहीं होगा, क्योंकि गलत यही हो गया। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। सो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए कितना स्पीड से क्वेश्चन किया जा सकता है, 10 सेकंड से 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बायोलॉजी का, और ये हो सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर होगा। देख रहे हैं बोर्ड भी काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, देखते हैं अभी क्या होता है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग, रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये क्यों नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, आंसर ये होगा, सही बात है। क्योंकि म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो है वो भी तो लिविंग बीइंग्स है ना, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो तो ग्रो नहीं करते। मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर वो प्रॉपर्टी शो नहीं होता, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रॉपर्टी शो होता है, दोनों ही केस में उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक कहा ना दोस्तों मैंने। चलो, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज, देखिए एनसीईआरटी का लाइन ही आ गया है यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म कहाँ है खोज लीजिए। होमियोस्टेट्स नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनाबॉलिज्म नहीं होगा, ये दोनों का तो मतलब तोड़ना जोड़ना हो गया, और होमियोस्टेट्स नहीं होगा, ये दूसरे चैप्टर का ये टर्म है, वो हम उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर समझने के लिए आपको मैंने समझाया तो ये तो आपको समझ भी नहीं आएगा और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। चलिए, पेज क्यों ले लिया मैंने, पेज लेने की ज़रूरत ही नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। Growth by cell division occur in the plants and in the animals. Growth in cell division occurs in plants continuously होता है, continuously। तो नेवर जो है, पहले देख लिए, नेवर जो है उसका नहीं होगा, ओनली अप टू सर्टेन एज नहीं होगा। ओनली अप टू सर्टेन एज किसका होता है, कंटिन्यूसली ह्यूमन का है, तो फिर ये भी नहीं होगा, सर्टेन एज तो ये होगा। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका जो है वो हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है। इनफर्टाइल और स्टेराइल जो है वो एक ही है, ठीक है, वो एक ही है। ये हम क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका जो ट्रीटमेंट के बारे में भी दिया है, ठीक है, वहाँ पर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। Which of the following is self consciousness? Only human beings है, only human beings, ये देखो human beings, दूसरा कोई देखने की भी जरूरत भी नहीं है। Which of the following organism can sense and respond to environmental cues? शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से कुछ नहीं आता जाता, आंसर सही होना चाहिए।
यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स जो भी होता है सभी इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो यानी कि मल्टीसेलुलर हो यूनिसेलुलर हो, क्या आता जाता है, हर चीज़ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। तो ऑप्शन हो ए और बी हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर है अब 26, देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। कौन से एबिलिटीज से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग है। तो रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस इन टच एंड टेम्परेचर, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये है इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कैसे मिलेगा। इवोल्यूशन तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है ना, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अगर आपको ये सारी चीज़ देखकर माइंड पे क्लिक कुछ नहीं भी कर रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इवोल्यूशन, ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखेगा। तो यहीं से आपको आंसर निकल के आ जाता है, दूसरा कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए मास्क मैंगीफेरा इंडिका लिनिन, व्हाट इज डज द लिनिन स्टैंड फॉर। मैंने कल भी आपको बताया था कैरोलस लिनियस है। चलिए ये नहीं है, ये है बटन। मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कल आपको मेरे नोट्स पे क्राइटेरिया लिखा दिया था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि इसे याद कर लेना, क्वेश्चंस इसमें से आ सकता है। चलिए देखते हैं। नॉलेज ऑफ एक्सटेंड एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में होता है, मैंने ये लिखाया था। नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये देखो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने लिखा था। तीसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि अगर दो हो जा रहा है तो ऑल ऑफ द अबव भी होगा, तीसरा भी होगा, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए which of the following which are the groups of plants and animals with similar traits of any rank। जब कोई जो सिमिलर जो ट्रेड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट्स और एनिमल टैक्सोन कहते हैं। सभी लोग का जो स्पीसीज है, ऑर्डर है, जीनस है, वो तो अलग अलग होगा ना प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उसे हम टैक्सोन ही कहेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड से ही हो जाएगा, समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझने की कोशिश करते हैं तो टैक्सोन होगा। सही है। चलिए बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की। बेसिक यूनिट क्या होता है, स्पीसीज होता है बेसिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन अब हमें फिर से लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चंस। लोडर 15 तक हो गए थे ना हमारे, यहाँ से यही लास्ट है और बस और क्वेश्चंस नहीं है। चलिए यही कर लेते हैं और समाप्त करते हैं आज का ये प्रोग्राम। चलिए जो बोटानिकल नेम ऑफ पोटैटो है क्या होता है, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, सोलेनम ट्यूबरसम होता है। देख लेते हैं कहाँ है ऑप्शन, सोलेनम ये होता है ऑप्शन बी। याद रखना मैंने वहाँ पर सभी चीज़ों का बायोलॉजिकल नेम मैंने वहाँ पर लिखा दिया था, वो याद कर लेना। थर्ड नेम और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी देखिए जो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, अगर आ गया तो इसे याद रखने में एक दो क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर थोड़े याद रखेंगे तो कुछ बुरा ही नहीं है उसमें, तो आप याद कर लेना। पहले जो होता है, पहले रुक जाइए, पहले जो होता है वो जीनस होता है, फिर होता है स्पीसीज, और फिर जो होता है वो है सब स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा वो सब स्पीसीज होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए देखते हैं क्या है। मैं भी थोड़ा थक गया, इतने देर से मैं बक रहा हूँ तो थकूंगा तो ज़रूरी ना। चलिए, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, माने नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सिमिलर ट्रेड्स ग्रोज ऑन, क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी। देख रहे हो, एक तरह के ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कितनी तरह से आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ये देखो, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, पूछने की देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चंस को, सीधा पढ़े, टिक करे और निकले। चलिए, ये देखो, मैंने ये ऑर्डर आपको याद करने के कहा था, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहले किंगडम होगा, फिर फाइलम और डिवीज़न होगा, फिर क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा। तो देख लेते हैं, पहले स्पीसीज है, पहले ऑर्डर है, पहले फैमिली है, पहले स्पीसीज है। तो आपको अब देखना पड़ेगा, स्पीसीज के बाद ऑर्डर, तापर किंगडम, फाइलम। ये तो यहाँ पर ही गलत नज़र आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर के जो पहले है वो जीनस, फिर फाइलम, फिर स्पीसीज, ये तो गलत हो रहा है, नहीं होगा। फैमिली है, उसके बाद स्पीसीज है, क्लास है, ये नहीं होगा, बचा रहा ये स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, यही करेक्ट है। एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। नीचे से ऊपर गया है या ऊपर से नीचे? अगर नीचे से ऊपर जाए तो फिर स्पीसीज के आगे आता है जीनस, फिर उसके आगे आता है फैमिली, फिर उसके आगे आता है ऑर्डर, फिर उसके आगे आता है क्लास, फिर उसके आगे आता है फाइलम, और फिर सबसे ऊपर आता है किंगडम। तो फिर नीचे से ऊपर अगर जाए तो फिर ये तो सही है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आए फैमिली के बाद, नहीं, यही करेक्ट है। ठीक है, चलो। थोड़ा कन्फ्यूज़न हमको भी होता है कभी कभी, और क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चंस पहली बार आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे भी पहली बार ही मैं भी कर रहा हूँ, तो आपके जैसे ही मैं भी नया हूँ। तो आप देखिए कि मैं पहली बार में ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे तरीक़े को समझे और आप भी कीजिए, स्पीड आपका भी इंक्रीज होगा। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, जो कैटेगरीज होता है उसका जो डिसेंडिंग अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। ये एनसीईआरटी पे है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इन हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट, क्लासिफिकेशन ऑर्डर है, जो ऑर्डर है उसके वो किसके बीच में प्रेजेंट है? तो हमारा क्या आता है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर, उसके बाद फैमिली आता है, तो क्लास और फैमिली के बीच में होगा। क्लास और फैमिली, क्लास और फैमिली कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? क्लास और फैमिली, क्लास पहले तो फैमिली, नज़र क्यों नहीं आ रहा? ओह, ये रहा, सी पर ही तो है ना, फैमिली एंड क्लास, फैमिली एंड क्लास मैंने क्लास और फैमिली कहा था, ये फैमिली और क्लास है यहाँ पर। चलिए, कोई बात नहीं। देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी स्टोर ड्राई प्लांट्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस? ड्राई प्लांट्स कहाँ पर स्टोर करते हैं? हर्बेरियम पर, हर्बेरियम पर करते हैं ना। म्यूजियम जो है, म्यूजियम पे भी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टोर है, जो स्टोर लिखा है, ड्राई स्टोर इंफॉर्मेशन पर्पस, ये इंफॉर्मेशन, रुकिए थोड़ा सा, मैं ये अच्छे से क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये लो, फिर से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। जो ये जो इंफॉर्मेशन पर्पस यहाँ पर जो लिखा है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी में हर्बेरियम के लिए ही मेंशन किया गया है, म्यूजियम के लिए नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको म्यूजियम के कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन पर्पस नहीं लिखा गया है। ये इंफॉर्मेशन पर्पस जो वर्ड है वो सिर्फ हर्बेरियम के लिए लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो हर्बेरियम होगा। ठीक है, चलिए।
आपको। चलो, जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस है, सबको पता है, बच्चे बच्चे ये जानते हैं पैंथेरा टाइग्रिस होगा। ये देखो पैंथेरा टाइग्रिस। चलो, रुक जाओ। जेनेरा पेटोरिनिया धतुरा बिलोंग टू दी फैमिली, कौन सा फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है? सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली होगा ना। ये एनसीईआरटी पे ये भी लिखा हुआ है कि सोलेनेसी फैमिली है ये, इसलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग पढ़ लेना, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, समाप्त होने ही जा रहा है आज का सेशन, बस अभी और थोड़ी देर। हर्बेरियम सीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फैमिली बताता है, कलेक्टर्स नेम बताता है, लोकल इंग्लिश बायोलॉजिकल नेम, मैंने कहा था इसको याद रखने की टिक। किसी भी चीज़ का जितना भी नाम, जितने प्रकार का भी नाम हो सकता है सभी वो बताता है। फैमिली तो बताएगा ही ना, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है। और आपने वो खोज किया तो आपका नाम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? आपका नाम तो रहना ही चाहिए, ये आपका हक है कि आपका नाम रहे। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है जहाँ से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर प्राइमेटा होगा, क्योंकि मंकी है, गोरिल्ला, ये सभी ह्यूमंस का ही पूर्वज है। प्राइमेटा होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनोग्राफ कंटेंस इंफॉर्मेशन, मैंने क्या कहा था, मोनोग्राफ अच्छे से याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। एनी वन टैक्सोन के बारे में ये बताता है। ये देखो एनी वन टैक्सोन, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन यहाँ पर है, दूसरा कोई देखने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं जो करा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, पता नहीं क्यों ये बार बार आ जा रहा है। 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर होगा। चलिए, टैक्सोन इज यूज्ड फॉर किस लिए होता है? द रैंक्स ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द स्पीसीज ऑफ एपिथेट ओनली, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये दोनों ही गलत हो गया, कोई बात नहीं है। दी रैंक्स अप टू फाइलम, ऐसा भी कोई बात नहीं है। हायरकी जो है, टैक्सोनॉमिकल हायरकी जो है, इसमें ये आता है। लेकिन टैक्सोन हम दूसरे और भी चीज़ों को हम टैक्सोन कह सकते हैं। टैक्सोन, कैटेगरी, ये जो है ये सिमिलर वर्ड्स हैं, और भी चीज़ों को मैं हम टैक्सोन कह सकते हैं। एनी रैंक ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा रहा ये तो यही आंसर होगा। और वैसे भी ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करने आना। ये जो सेंटेंस है इसे आप याद कर लेना। और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है उसे भी याद कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया, टोटल 72 क्वेश्चंस थे, हमने कर लिया। आशा करते हैं कि ये इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में आया होगा। और आज का ये अमेजिंग सेशन आपको अगर पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। और मेरा जो चाहत बैच मैंने जो लॉन्च किया है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे बात करनी थी, तो कर लेते हैं। देखिए, ये बैच कल ही लॉन्च होने के बारे में मैंने कहा था आपको 27 तारीख को, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड मैंने सुबह ही कर लिया था मैंने, लेकिन कुछ इशू के कारण, सही से कहे तो पता नहीं क्यों मेरे घर में यहाँ पर जो नेट कनेक्शन जो है वो सही से नहीं चल रहा था। मैंने कोशिश किया था अपलोड करने की, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। फिर रात को मैंने जब कोशिश की फिर अपलोड हो पाया, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि 12 या 1 बजे के अंदर वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं कर पाया। इसके लिए मैं दोबारा आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैंने 72 क्वेश्चंस कराया है। ये जो छोटा चैप्टर क्योंकि ये है 72 क्वेश्चंस, इसके लिए इनफ है। और मैं कल
और क्वेश्चन यानी कि 35 इयर्स का PYQ भी मैं आपको कल कराऊंगा। तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस आपका 100-150 के आसपास, 150 नहीं होगा, 120 होगा, 120 के आसपास क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये एक छोटा चैप्टर के लिए 120 क्वेश्चन इनफ होता है, लेकिन अगर बड़ा चैप्टर होगा तो उसमें आपको 200-250 क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे, और वो मैं आपसे लगाऊंगा भी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पर ये आंसर सॉल्व कर दिए हैं, आपको क्लियर पिक्चर वाले आपको यह है वो आपको कल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर ही आज हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं मेरे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। ओके चलो।